हेलो फ्रेंड्स। आज हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया तो ऐसा फैसला आया कि तारीख पे तारीख, तो एक नई तारीख मिल गई और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला जो है प्रियोरिटीज़ में नहीं लगा अभी। और गवर्नमेंट भी जो है अपने एक्सक्यूज़ देने में लगी हुई थी कि गवर्नमेंट ने अभी अगली तारीख ले ली, तो जो फैसला है वो 5 अक्टूबर तक के लिए भेज दिया गया आगे। लेकिन बैंक निफ्टी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें तो एक अच्छी तेज़ी रही 683.15। तो हम पहले बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में तेज़ी के क्या कारण रहे। दूसरी बात हम करेंगे कि अभी ये जो आउटकम डिले हो रहा है तो और जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं की थी वो भी मैं डिस्कस आपके साथ करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और यहाँ पर ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, एक अलग तरीके की जो नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। जो पिछली वाली बातें थी वो हो सकता है कि मैं हल्का सा आपको एक बार रिकैप दूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ता हुआ नजर आऊँगा। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बैंक निफ्टी में आज तेजी रही। इसके जो कारण है, सबसे पहला कारण डाउ जोन्स, वो सब लोगों को आपको पता है। दूसरा, बहुत जबरदस्त ना शॉर्ट्स बने हुए थे मार्केट के अंदर, यानी कि लोगों ने बहुत सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी और सब लोग ये कह रहे थे कि मार्केट गिर जाएगी। तो मार्केट ऐसी स्थिति में नहीं गिरने देते हैं बड़े प्लेयर्स भी, और शॉर्ट्स जब बने होते हैं तो एक बार बाउंस जरूर होता है, उसके बाद मार्केट अपनी मेरिट पे चलती है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है कि अभी 100-200 पॉइंट की गुंजाइश भी मुझे और लगती है, हालांकि क्योंकि 708 तक तो आज जा ही चुकी थी, लास्ट में ही ये एडजस्टमेंट हुई है तो इस वजह से आपको 665 पे लग रही है, 21665 पे। मुझे भी लगता है 200-300 पॉइंट भी अभी टेक्निकल बाउंस बैक में शायद बचे हों, यानी करीबन 800-900 के आसपास भी जो है एक बार हो सकता है कि मॉर्निंग में शायद कल भी मिल जाए आपको, अगर इंटरनेशनल सब कुछ अच्छा रहे। उसके बाद वो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे थोड़े से एक रेजिस्टेंस फेस करेगी, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर 1200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में हुई है तो ये 2 कारण तो आपको नज़र आ ही रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे के लिए टल गया तो इसका मतलब है कि एक बला टली, एक बला टली मतलब बैंक निफ्टी के ऊपर से एक बला टलती हुई नज़र आई। तो बैंक निफ्टी भी सोच रहा भैया चलो कम से कम 5 तारीख तक के लिए तो पीछा छूटा। तो यहाँ पर एक रिलीफ जो था वो बुल्स के फेवर में था और बीएस ऑलरेडी जो है इसमें शॉर्ट्स पोजीशन में बैठे हुए थे, तो इससे बढ़िया मौका क्या मिलता। तो बुल्स ने जो है आज बाजी खेल ली अपनी, और यहाँ पर जब क्योंकि बीयर्स जो है ट्रैप थे थोड़े से, तो बीयर्स ट्रैप यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आया। हो सकता है कि 200-300 पॉइंट और आ जाए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जो है बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो वीक हैं, इस बात में जो है कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखेंगे तो ये थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की, उसके अंदर आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी कि जो 5 शेयर्स जो बैंक निफ्टी के हैं उसमें टेक्निकली जो है बेरिश है आउटलुक, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ से हमने स्पोर्ट की बात की थी, स्पेशली एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक, वो वहीं से जो है बाउंस करते हुए नजर आए। एक्सिस बैंक 400 रुपये से बाउंस करता हुआ नजर आया, 338 338 से, हालांकि 2-3 रुपये नीचे भी गया था आईसीआईसी बैंक, लेकिन वहाँ से बाउंस करता हुआ नजर आया। उसी तरीके से 1240 के ऊपर से कोटक महिंद्रा बैंक भी बाउंस करता हुआ नजर आया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप आगे भी आपको काम आ सकती हैं जब आप कोई ट्रेड करें या अपने लॉन्ग टर्म के लिए भी या कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो। लेकिन हालांकि अभी मेरा निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर अभी पॉजिटिव आउटलुक नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। टेक्निकली अभी मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ट्रेड के एंगल से जो मैंने बात की। हालांकि देखिएगा, अगर 21,900 के बाद अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर जो है एक नई तेज़ी जो है बैंक निफ्टी में बनने की संभावना हो सकती है, बट मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। तो क्योंकि जो 22,070 के आसपास के लेवल है, मैं आपको बता दूं 22,070 के बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है काम करेंगे, तो अभी उसको पार करना शायद कल के दौरान जो है पॉसिबल नहीं। अगर कल वो 22,070 जाता भी है तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना पूरी लगेगी और वहाँ से मार्केट जो है बैक भी मार सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोई भी ट्रेड करें तो अपना विशेष रूप से स्टॉप लॉस और अपना जो है अध्ययन करने के बाद ही करें। तो ये केवल और केवल मैं आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा है वो फैसला है कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है मोरेटोरियम पीरियड का, वो जो पैसा एक तरीके से उधार हो गया है बैंकों का, तो बैंक कह रहे हैं उस उधारी का ब्याज जो है उस ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज वसूल करना है। और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अब शायद 5 तारीख को इसका फैसला आता हुआ नजर आए।
तो हमने बहुत सारे आउटकम की तो बात कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बियर करे या बैंक इसको बियर करे या कस्टमर इसको बियर करे। तो 3 तरीके के फैसलों के अलावा आज मैं आपके साथ एक और जो है राय आपके साथ रख रहा हूँ। ये मेरा अपना विवेक है और जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आउटकम भी शायद आ सकता है। और ये मुझे क्या लगता है, ये ध्यान से सुनिएगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस आउटकम के ऊपर, मैं आपकी राय भी लेना चाहूँगा। कि मेरा ऐसा मानना है कि देखिएगा, गवर्नमेंट की गलती की वजह से ऐसा हुआ, तो जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, उस ब्याज के ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा, यानी कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज बनेगा, वो बैंकों को लेने का अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली और व्यक्तिगत रूप से भी और प्रोफेशनली भी कि बहुत सारे ऐसे लोन्स हैं जहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। बहुत ही ज़्यादा हाई का मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं या इस तरीके के लोन्स हैं। तो एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक को मिलना चाहिए, वो कस्टमर से ना मिलके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मिलना चाहिए। आप मेरे को अपनी राय ज़रूर बताइएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो करीबन 9 से 10% का जो इंटरेस्ट है, जो भी पर एनम का, जो 10% पर एनम के हिसाब से आज की डेट में इन्फ्लेशन को देखें तो उसके हिसाब से ये 9% भी आप ले सकते हैं। हाउसिंग लोन तो 8 पे भी देते हैं, हाउसिंग लोन तो 7 पे भी आ गया है बैंकों का। लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलिए, क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड के भी लोन है, दूसरे पर्सनल लोन भी होंगे, तो 9 से 10% के आसपास का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होना चाहिए, बजाय कि हायर रेट। और इस तरीके से एक वेटेड एवरेज रेट से जो भी कैलकुलेशन बनती हो इंटरेस्ट की, जिससे कि इंटरेस्ट का बर्डन जो है अभी जो 12-15 हज़ार करोड़ बताया जा रहा है, वो जाके 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास शायद सेटल हो जाए। तो यहाँ पर जो 3-4 हज़ार करोड़ की जो लायबिलिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से स्वीकार करे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बदले में बॉन्ड इशू कर दे बैंकों को, कि जो जिसका अमाउंट है उसका प्रोपोर्शन में 4,000 करोड़ या 5,000 करोड़, हम एक मोटा मोटी आकलन लगा रहे हैं, 3 से 4,000 करोड़ के बीच में होगा, तो हम मान लेते हैं 4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ के बॉन्ड्स जो हैं वो इन बैंकों को इशू कर दिए जाएँ, और वो बॉन्ड्स जो है 2-3 साल के पीरियड के हों, कि 3 साल बाद बैंक को वो पैसा मिल जाए। और गवर्नमेंट आज अपने, जैसे कि गवर्नमेंट पेपर इशू करती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट डिवेंचर्स के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में जो है ये चीज़ें इशू करते हैं, और जिसकी गारंटी जो है आरबीआई के द्वारा आ जाए। तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, क्योंकि अभी पैसा तो मिलेगा नहीं बैंकों को, लेकिन बैंकों के पास एक असेट्स आ जाएगी जो कि गवर्नमेंट से वो वसूल कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी, क्योंकि बैंकों को आज तो पैसा नहीं मिल रहा, और उसके हिसाब से जो रेपो रेट है, रेपो रेट मतलब जो आरबीआई का रेट है, जब आप आरबीआई जिस रेट पे पैसा उधार देता है, मैं उस रेट की बात कर रहा हूँ, तो उस रेट से जो है इन बैंकों को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यानी कि रेपो रेट रख लीजिए या रिवर्स रेपो रख लीजिए, बट मुझे रेपो थोड़ी सी ज़्यादा लॉजिकल लगती है। तो जो रेपो रेट से उनको जो है एक इंटरेस्ट मिलना चाहिए बैंकों को, और 3 साल बाद जब उसकी पीरियड आए, 3 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी ना अभी इस समय पर ज़्यादा बर्डन ले नहीं सकती। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, कैश के मामले में कि तुरंत कैश दे दे, तो ये बैंकों को, प्राइवेट बैंक्स भी हों, सरकारी बैंकों को भी इस तरीके से कंपनसेट कर दे कि बैंकों को भी नुकसान ना हो, कस्टमर को भी नुकसान ना हो, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर वो भी देखिएगा एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और कस्टमर केवल ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल्स में बहुत सारी कंपनियां भी हैं, छोटे बिजनेसेस भी हैं, अगर उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा तो वो शायद तबाह भी हो जाए या बंद भी हो जाए, तो वो बाद में जाके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर करेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उनका बेचारों का कसूर तो है नहीं, और वैसे भी कोविड के बाद उनका बिजनेस वैसे भी जो है टेम्परेरी इफेक्ट तो कर ही रहा है। और दूसरी बात क्या है कि बैंकों को भी जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, 10% के जो भी अभी आउटस्टैंडिंग पीरियड जो 5 महीने का रहा या 6 महीने का रहा, उसका जो भी ब्याज बनता है उसके बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट इशू कर दे, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद वो बैंकों को पैसा वापस मिल जाए। और जब तक गवर्नमेंट उस पैसे को वापस ना कर पा रही हो, तब तक रेपो रेट से, जो कि 4% के आसपास है, तो 4%, 4.5% जो भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स होते हैं, उस रेट के हिसाब से जो है, क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो बदलते रहेंगे टाइम पीरियड में, मैं इसलिए आपको आज की रेट नहीं बता रहा, बट वो 4-5% का बीच का जो भी रेट है, उस रेट से जो है उनको ब्याज जो है मिलता रहे, जिससे कि बैंकों की भी वित्तीय हालत सही रहेगी और बैंकों के ऊपर असेट्स। और इसके अलावा एक और चीज़ होनी चाहिए, जो बॉन्ड्स इन्होंने गवर्नमेंट के ये खरीदे हैं,
तो सभी बैंकों को अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है कि इतना % जो है डिपॉजिट्स का उनको अपनी असेट्स के रूप में रखना है लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी आरबीआई के द्वारा, या आरबीआई इशू करेगा गारंटी आरबीआई के माध्यम से, वो बॉन्ड जो है वो उनकी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन में काम आना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर बैंकों को रिलीफ दे दिया जाए तो ये रिलीफ बैंकों के लिए भी होगा, गवर्नमेंट के लिए अभी कोई प्रेजेंट में कोई आउटकम होएगा नहीं कि कोई कैश आउटफ्लो होगा। तीसरी बात क्या है कि इन्वेस्टर्स जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उनके सामने भी एसेट्स खड़ी और एसएलआर मेंटेन हो रही है। इसके अलावा जो बोरोवर्स हैं यानी कि जिन्होंने उधार ले रखा है वो भी अपने बिजनेस को ठीक ढंग से चला पाएंगे, उनके ऊपर भी कोई एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। और उसके अलावा से बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी ठीक रहेगी, क्योंकि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो ठीक रहेगी तो बीइंग ए शेयर होल्डर्स जिन लोगों के पास बैंकों के शेयर्स हैं उनको भी कंफर्ट रहेगा और बैंकों को भी कंफर्ट रहेगा। तो आपको ये मेरी राय कैसी लगी जरूर से जरूर बताइएगा। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो भी राय आपकी हो और कोई डिफरेंट ओपिनियन हो तो भी आप मुझे जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।